नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 के सेक्शन 9 से संबंधित है। सेक्शन 9 बताता है कि किस तरीके से प्रतिकर का समनुदिष्ट कुर्क या भारित न किया जाना कब होगा। नेक्स्ट जो सेक्शन 9 है उसका प्रयोजन ऐसे कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करना है जिसे एक मुश्त धनराशि अथवा अर्धमासिक भुगतान इसलिए स्वीकृत किया गया है कि उसे प्रतिकर प्राप्त करने से वंचित न किया जा सके। इस अधिनियम के अधीन देय कोई भी एकमुश्त प्रतिकर राशि अथवा अर्धमासिक संदाय इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार से समनुदिष्ट या भारित किए जाने के योग्य या कुर्की के दायित्व के अधीन नहीं होगा और न कर्मचारी से भिन्न किसी व्यक्ति की क्रिया द्वारा संक्रांत होगा और न कोई दावा उसके विरुद्ध मुजरा सेट ऑफ किया जाएगा। तो जो सेक्शन 9 है एक तरीके से कर्मचारी की जो प्रतिकर की धनराशि है उसको सुरक्षित रखने का काम करता है। नेक्स्ट है सेक्शन 10 नोटिस एंड क्लेम, दुर्घटना संबंधी सूचना और दावा। क्लॉज 1 के अनुसार प्रतिकर प्राप्त करने के लिए कोई भी दावा तब तक आयुक्त द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि दुर्घटना की सूचना दुर्घटना होने के पश्चात उपबंधित रीति से यथाशीघ्र आयुक्त को नहीं दे दी गई हो और जब तक प्रतिकर के लिए दावा उस दुर्घटना के घटित होने के 2 वर्ष के अंदर या मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृत्यु की तिथि से 2 वर्ष के भीतर उसके समक्ष प्रस्तुत न कर दिया गया हो। यहाँ पे जो ड्यूरेशन रखा गया है वो 2 वर्ष का रखा गया है, परंतु जहाँ दुर्घटना किसी ऐसे रोग के लग जाने के संबंध में है जिसके बारे में अधिनियम की धारा 3(2) के उपबंध लागू होते हैं, वहाँ दुर्घटना उस कालावधि के प्रथम दिन हुई मानी जाएगी जिसके दौरान कर्मचारी उस रोग के कारण निःशक्तता के परिणाम स्वरूप काम करने पर से निरंतर अनुपस्थित रहा था। ऐसे रोग से प्रभावित होने के कारण ऐसी आंशिक निःशक्तता की स्थिति में कर्मचारी को काम से अनुपस्थित रहने के लिए बाधित नहीं करती। जो 2 वर्ष की कालावधि की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस तिथि को कर्मचारी अपनी निःशक्तता की सूचना अपने नियोजक को प्रेषित कर देता है। जहाँ कोई कर्मचारी धारा 3(2) में निर्दिष्ट निरंतर कालावधि में किसी नियोजन में काम करता है और फिर काम करना छोड़ देता है और काम छोड़ने के 2 वर्ष के अंदर उपजीविका जन्य रोग के लक्षण उसमें विकसित हो जाते हैं तो दुर्घटना उस दिन से हुई मानी जाएगी जिस दिन से ऐसे लक्षणों की जानकारी लग गई थी। सूचना देने का एक उद्देश्य यह है कि नियोजक दुर्घटना के तथ्य की जांच कर ले। सूचना देने का दूसरा उद्देश्य यह भी है कि नियोजक दुर्घटना के प्रभावों को कम करने के लिए कोई भी उपयुक्त कदम उठा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो क्लॉज सेक्शन 10 है उसमें ये सूचना देना आवश्यक हो जाता है कि कब किसी जो कर्मचारी है वो प्रतिकर प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। सूचना का अभाव या उसमें कोई त्रुटि या अनियमितता दावे के ग्रहण किए जाने में बाधा प्रस्तुत नहीं करती है। यदि दावा ऐसे कर्मचारी की मृत्यु के संबंध में किया गया है जिसकी मृत्यु नियोजक के परिसर में होने वाली दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुई हो अथवा जो नियोजक के नियंत्रण या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के नियंत्रण के अधीन काम करते हुए किसी अन्य स्थान में हुई दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मरा हो अथवा नियोजक के स्वामित्व के किसी परिसर पर अथवा दुर्घटना स्थल या परिसर छोड़ने के पहले मरा हो। यदि नियोजक को अथवा एक से अधिक नियोजकों की स्थिति में किसी एक नियोजक को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को जो व्यवसाय या कारोबार की किसी ऐसी शाखा के बंधन के लिए जिसमें कर्मचारी नियोजित था नियोजक के प्रति उत्तरदायी हो दुर्घटना का ज्ञान किसी अन्य स्रोत से उस समय हो गया था जब दुर्घटना हुई थी।
परंतु यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि सूचना न देने या उचित समय के अंदर दावा प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण थे, तो आयुक्त प्रतिकर के लिए ऐसा दावा ग्रहण करने और विनिश्चित कर सकता है कि जिसके संबंध में धारा 10(1) में यथा उपबंधित समय के अंदर सूचना प्रेषित न कर दी गई हो या दावा न किया गया हो। तो जो ऊपर की दो सिचुएशन दी गई है, ए और बी, उन दोनों सिचुएशन में किसी भी कर्मकार को ज़रूरी नहीं है कि वो अपने नियोजक जो एम्प्लॉयर है उसको दुर्घटना की सूचना देवे। इन दोनों ही सिचुएशन में जो सूचना है, नोटिस है, ये मान लिया जाएगा कि उसको अपने आप ही वह सूचना प्राप्त हो गई है। और जो सूचना दी जानी है उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, वो इस प्रकार है। जैसे उसमें जो क्षतिग्रस्त कर्मचारी है उसका नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, और सिंपल लैंग्वेज में ये बात होनी चाहिए कि दुर्घटना किस तरीके से हुई और दुर्घटना का कारण क्या था, और एक डेट उसमें मेंशन की जाएगी कि दुर्घटना की डेट क्या थी। सेक्शन का जो क्लॉज 2 है उसके अनुसार यह सूचना नियोजक या अधिक नियोजकों की दशा में किसी एक नियोजक को या नियोजकों के व्यवसाय या कारोबार की उस शाखा के जिसमें क्षतिग्रस्त कर्मचारी नियोजित था, प्रबंध के लिए नियोजन के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति को प्रेषित कर सकता है। किसी भी एक नियोजक, अगर 100 ज़्यादा नियोजक हैं, या अगर उसका काम संभालने के लिए उसने किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है, तो उस व्यक्ति को दी गई सूचना यह माना जाएगा कि नियोजक को भी वह सूचना मिल गई है। क्लॉज 3 के अनुसार राज्य सरकार विहित वर्ग के नियोजकों से यह अपेक्षा कर सकती है कि वे अपने परिसर में जहां कर्मचारी कार्यरत है निर्धारित प्रारूप में एक सूचना पुस्तक रखें। किसी कर्मचारी अथवा उसकी ओर से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को सूचना पुस्तक उचित समयों पर सुगमतापूर्वक उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा। तो वहाँ पे एक तरीके से रिकॉर्ड को रखने की बात की गई है क्लॉज 3 में, जिसको कि नोटिस बुक कहा जाता है। और वह जो नोटिस बुक है वो सभी कर्मचारियों की अप्रोच में भी होनी चाहिए। क्लॉज 4 के अनुसार जो सूचना दी जा रही है उसको प्राप्त करने वाले व्यक्ति के निवास स्थान पर दी जा सकती है, कार्यालय या कारोबार के स्थान पर दी जा सकती है, या उसे रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भी भेजा जा सकता है। और यदि सूचना पुस्तक रखी गई है तो उसमें प्रविष्टि करके भी दी जा सकती है। तो किस तरीके से, एक तो उसके निवास स्थान रेजिडेंस पे जाके दी जा सकती है, कार्यालय या कारोबार का जो स्थान है वहाँ पे आप रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको भेज सकते हैं, या फिर जो वहाँ पे नोटिस बुक रखी गई है अगर उसमें भी इस तरीके की एंट्री कर दी जाती है तो ये माना जाएगा कि जो नियोजक है उसको सूचना नोटिस मिल गया है। सेक्शन 10A बात करता है जो प्राणघातक दुर्घटनाओं के संबंध में नियोजकों से विवरण की अपेक्षा करने की शक्ति। यहाँ पे फैटल एक्सीडेंट्स के बारे में बात की गई है। जो इसका क्लॉज 1 है उसके अनुसार प्रतिकर आयुक्त किसी भी नियोजक को घातक दुर्घटना के संबंध में अभिकथन प्रस्तुत करने हेतु कह सकता है। इस धारा के अनुसार यदि आयुक्त को किसी भी जरिए से यह सूचना प्राप्त होती है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु उसके नियोजक से या उसके अनुक्रम में उत्पन्न दुर्घटना के कारण हो गई है, तो वह मृत कर्मचारी के नियोजक को पंजीकृत सूचना प्रेषित कर यह अपेक्षा कर सकता है कि इस सूचना के मिलने की तिथि से 30 दिन के अंदर उस परिस्थितियों तथा उसके कारणों को स्पष्ट करें जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी की मृत्यु हुई है, और नियोजक प्रतिकर की राशि जमा कराने के लिए अपने आप को उत्तरदायी समझता है अथवा नहीं निर्धारित रूप में प्रस्तुत करें। क्लॉज 2 के अनुसार नियोजक यदि अपने आप को प्रतिकर की राशि जमा करवाने के लिए उत्तरदायी समझता है तो वह उपयुक्त सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर जो कंपनसेशन का अमाउंट है उसको कार्यालय में जमा करवा देगा, आयुक्त के कमिश्नर के कार्यालय में। क्लॉज 3 के अनुसार यदि नियोजक यह समझता है कि वह प्रतिकर की राशि जमा कराने के लिए दायी नहीं है तो वह अपने विवरणों में उन आधारों को स्पष्ट करेगा जिन पर वह दायित्व से इनकार करता है। तो जो नियोजक है उसको दोनों ही परिस्थितियों में कि वह खुद को दायित्व
के अधीन मानता है या नहीं मानता है, दोनों में ही उसको जो कमिश्नर है उसको सूचित करना आवश्यक होगा। क्लॉज 4 के अनुसार जहां नियोजक ने अपने दायित्व से इस प्रकार इनकार किया है, वहां आयुक्त उचित जांच के बाद मृत कर्मचारी के आश्रितों में से किसी को सूचना कर सकता है कि वह प्रतिकर का दावा करने के लिए स्वतंत्र है, और ऐसी अन्य सूचना भी आश्रितों को दे सकता है जो वह उचित समझता है। सेक्शन 10B, रिपोर्ट्स ऑफ फैटल एक्सीडेंट्स एंड सीरियस बॉडीली इंजरीज। प्राणघातक दुर्घटनाओं और गंभीर शारीरिक क्षतियों की सूचनाओं के बारे में सेक्शन 10B बताता है। इसके क्लॉज 1 के अनुसार जहां किसी नियोजक द्वारा या उसकी ओर से किसी प्राधिकारी को नियोजक के परिसर में किसी ऐसी दुर्घटना के घटित होने की सूचना देने की अपेक्षा तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा की गई है कि जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या शारीरिक क्षति हो गई है, वहाँ सूचना दिए जाने के लिए अपेक्षित व्यक्ति मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति के साथ 7 दिन के अंदर आयुक्त को रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें वे परिस्थितियां बताई जाएंगी जिसमें मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति हुई हो। परंतु जहां राज्य सरकार ने उपयुक्त भांति विहित कर दिया हो, वहां सूचना देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति ऐसी रिपोर्ट आयुक्त के पास भेजने के बजाय उस प्राधिकारी के पास भेज सकता है जिसको सूचना दिए जाने की अपेक्षा की गई है। शारीरिक गंभीर क्षति का अभिप्राय उस क्षति से है जिसमें शरीर के किसी अंग के उपयोग की स्थायी क्षति अथवा सुनने या देखने की शक्ति की स्थायी हानि या उसमें स्थायी क्षति अथवा शरीर के किसी अंश या अस्थिभंग अथवा क्षतिग्रस्त कर्मचारी को अपने काम से 20 दिन से अधिक की कालावधि के लिए परिस्थितिवश अनुपस्थिति हुई है या अनुपस्थित रहने की पूर्ण संभावना है। जो क्लॉज 2 है उसके अनुसार राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा धारा 10(b)(1) के उपबंध उस उपधारा के क्षेत्र में आने वाले परिसरों से भिन्न अन्य परिसरों के वर्ग पर भी लागू कर सकती है, और इस सूचना में यह निर्दिष्ट कर सकती है कि आयुक्त को रिपोर्ट कौन भेजेगा। किंतु धारा 10 की कोई बात उन कारखानों पर लागू नहीं होगी जिन पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 लागू होता है। तो ये था सेक्शन 10B। जो सेक्शन 11 है वो मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।